तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीओसी को स्टार्ट किया था और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है उसमें एलिमेंट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और एलिमेंट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है ये मैंने आपको बताया। एलिमेंट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन कौन से टर्म अपीयर होते हैं उन टर्म्स के बारे में बताया, जिसमें सबस्ट्रेट का हम लोग पूरा डिटेल देख चुके हैं। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं, रिएजेंट। रिएजेंट 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 की डिफिनीशन लिखो। मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट, मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट, more reactive reactant involved during a reaction अच्छा ठीक है, इसकी डिफिनीशन बता दी है रिएजेंट की। more reactive reactant involved during a reaction which is generally present in small amount is called reagent। ठीक है, अब देखो अगर आपसे बोला जाए कि मतलब जो रिएजेंट की तरह कौन सा स्पीसीज किसी रिएक्शन में बिहेव करना चाहिए, तो एक बात ये समझ लेना कि अगर किसी रिएक्शन में कोई एसिड इन्वॉल्व है या कोई बेस इन्वॉल्व है, अगर रिएक्शन में एक एसिड या बेस का इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हो रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो वो हमेशा रिएजेंट की तरह एक्ट करेंगे। या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, वो हमेशा रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे अगर आप मान लो कि किसी कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड बॉन्ड है, तो परऑक्साइड बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, तो उस कंपाउंड को रिएजेंट की तरह एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने ये क्या बोला, रिएजेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर रिएक्शन में कोई एसिड इन्वॉल्व है या रिएक्शन में कोई बेस इन्वॉल्व है या रिएक्शन में कोई ऐसा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है जिसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड वीक है, तो ऐसा रिएक्टेंट हमेशा रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम रिएजेंट को क्लासिफाई करें तो रिएजेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट में, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। That is electrophile। Electrophilic reagent, that is electrophile। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में नोट करो। लिखो, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। They are electron deficient species। They are electron deficient species and therefore they attack at the center of high electron density, that is negative charge center, तो बोला जा रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब फिलेन, फिलेन का मतलब क्या? अट्रैक्टिंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज,
तो ऐसे रिएक्टेंट जो नेगेटिव चार्ज सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और हर इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड देयरफॉर दे अटैक एट द सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज नेगेटिव चार्ज सेंटर, ठीक है। अब आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक में नोट करो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में नोट करो। all electrophiles all electrophiles are Lewis acidic in nature, Lewis acidic in nature. All electrophiles are Lewis acidic in nature. तो बोल रहे हैं कि हर इलेक्ट्रोफाइल ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि ल्यूइस एसिड हम उन स्पीसीज को बोलते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको ल्यूइस एसिड बोलते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ल्यूइस एसिडिक होगा, ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज electrophilicity, that is electrophilicity. The strength of electrophile, that is electrophilicity, is directly proportional to Lewis acidic strength, is directly proportional to Lewis acidic strength. जो जितना स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन अच्छा ल्यूइस एसिड होगा, ठीक है। तो ल्यूइस एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किस बात पे डिपेंड करती है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर ल्यूइस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कौन इजिली लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना इजिली लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो इजिली लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो अच्छा ल्यूइस एसिड होगा, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अब बात आती है ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electron deficiency, in surrounding of lone pair acceptor atom, lone pair acceptor atom। जिस एटम को लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, अगर उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है, अगर वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बहुत इजिली लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो जितना इजिली लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो उतना अच्छा ल्यूइस एसिड होगा। तो ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन सराउंडिंग ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टर एटम। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंसीडर करें तो इसको गवर्न करने वाले दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जरा देखो।
electron deficiency in surrounding of lone pair acceptor atom is directly proportional to oxidation state of acceptor atom. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सेप्टर एटम. एक्सेप्टर एटम जो है, मतलब जिसको लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा ल्यूइस एसिड होगा, मींस वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा. तो एक तो ये फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सेप्टर एटम, ठीक है. और दूसरा फैक्टर जो इस बात को गवर्न करता है वो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग. एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग. जो लोन पेयर एक्सेप्टर एटम है वो बैक बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है. अगर वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग वहां पे होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी कम होगी. जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी कम होगी. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी. तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को गवर्न करने वाले ये दो फैक्टर्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सेप्टर एटम एंड एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सेप्टर एटम के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अब मुझे बताओ बेटा, ये जो डिस्कशन मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है आपको? ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का डिस्कशन समझ में आ रहा है? ठीक है. अब जैसे देखो, अगर आपसे ये बोला जाए कि FeCl3 है और FeCl2 है, विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक? FeCl3 और FeCl2 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? सही है, FeCl3 होना चाहिए. क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. आयरन लोन पेयर एक्सेप्टर है, एटम है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा, उतना ज्यादा ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए SO3 है और SO2 है, which is more electrophilic? सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे. यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 है और यहां पे +4 है, तो SO3 इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन दैट ऑफ SO2. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए SF6 एंड SF4, तो आप बोलोगे SF6. ठीक है. तो एक तो ये फैक्टर हो गया जहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है. अगर एक्सेप्टर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, और अगर वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो बैक बॉन्डिंग कम है या ज्यादा है. जैसे देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं BF3 and BCl3, BF3 and BCl3, which is more Lewis acidic? BF3 और BCl3 में किसको
ज्यादा अच्छा ल्यूइस एसिड होना चाहिए BCl3, BCl3। तो ये सही आंसर कर रहे हो। उसके पीछे वजह यह है कि देखो दोनों में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, +3 ठीक है। ये दोनों बैक बॉन्डिंग करते हैं, दोनों में बैक बॉन्डिंग होती है। इसमें जो बैक बॉन्डिंग होती है वो होती है पी पाई, यहां भी पी पाई बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। दोनों में जो बैक बॉन्डिंग होती है वो पी पाई बैक बॉन्डिंग है। अब यहां पे जो बैक बॉन्डिंग होती है इसमें बोरॉन का 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करता है। बोरॉन का 2p फ्लोरीन के 2p के साथ साइड वाइज ओवरलैप करता है, जबकि यहां पे बोरॉन का 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करता है। तो यहां पे 2p ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जबकि यहां पे 2p 3p ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और ये बोला जाता है कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होता है उसकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। तो क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो सेकंड एनर्जी लेवल को बिलोंग कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल सेकंड को और एक ऑर्बिटल थर्ड को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है 3p, इसलिए उसकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी कम होगी। मतलब बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कम है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा है। तो अगर हम एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करें, extent of back bonding, extent of back bonding, तो आप यहां पे बोलोगे ग्रेटर और यहां पे बोलोगे लेसर। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, यहां बैक बॉन्डिंग कम है। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना कम ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए BCl3 इज मोर ल्यूइस एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन दैट ऑफ BF3। ठीक है, BCl3 इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन दैट ऑफ BF3। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। तो याद रखना कि ये बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर कब आएगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की सेम होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की सेम है, सेंट्रल एटम कॉमन है, तब हम इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे। एक और पॉइंट लिखो यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में लिखो, all electrophiles behaves, all electrophiles behaves as oxidizing agent। all electrophiles, दोबारा लेटता हूँ सीधा 8 बजे। ये माइक जो है ऑफ करो बेटा, माइक म्यूट करो। दादी जी, all electrophiles behaves as oxidizing agent। all electrophiles behaves as oxidizing agent। अब जरा देखो ऐसा क्यों है। जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वो है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड है तो ल्यूइस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। और आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस वजह से हर इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोफाइल की। अब आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें नोट करो।
देखो, they are further classified into two categories. They are further classified into two categories. They are further classified into two categories. Number one, neutral electrophile. Neutral electrophile E से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E. ठीक है, इनको कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं. तो नोट करो, यहां पे लिखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. अब इसमें भी अलग अलग केसेस हैं. तो फर्स्ट केस मैं बता रहा हूं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच octet of central atom is incomplete. Neutral molecules in which octet of central atom is incomplete. Neutral molecules in which octet of central atom is incomplete belongs to this category. तो कोई भी ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसीडर करते हैं BCl2, ठीक है, BF2, BF3, BCl3, AlCl3, B2S6, डाइबोरेन आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, B2S6, AlS3, ठीक है. इसी तरीके से कार्बीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसमें कार्बन दो बॉन्ड बनाता है और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं. मतलब कार्बन के सराउंडिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक, अनचार्ज होता है, इसलिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी में रख रहे हैं. तो कार्बीन, नाइट्रोजन से एक कोवेलेंट बॉन्ड और 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं. मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है. तो कार्बीन, नाइट्रीन, ठीक है. इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें फ्री रेडिकल्स को, तो फ्री रेडिकल्स, यहां भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है और कार्बन के पास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो फ्री रेडिकल्स एटसेट्रा, ये एक कैटेगरी है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की, जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. इस पे सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो. न्यूट्रल molecules in which either octet of central atom is complete. Neutral molecules in which either octet of central atom is complete or expanded. Still central atom possesses vacant d orbital. Still central atom possesses vacant d or f orbital
still central atom possesses vacant d or f orbital in its valence shell. In its valence shell belongs to this category. Belongs to this category. तो इसमें बोल रहे हैं कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या तो कंप्लीट है या एक्सपैंडेड है, ठीक है, फिर भी उनके वैलेंस शेल में वैकेंट डी और एफ ऑर्बिटल है, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, मतलब वो फर्दर लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो PCl3, यहां पे फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बट ये फर्दर लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है। PCl5, SF6, IF7, SbCl5, FeCl3, FeCl2, इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें XeO2F2, XeF6, एटसेट्रा। अब इसमें देखो यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी सारे केसेस में ऑक्टेट एक्सपैंडेड है, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन सब में प्रेजेंट है। ये FeCl3 और FeCl2 में भी आप देखोगे वैलेंस शेल में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या तो कंप्लीट है या ऑक्टेट एक्सपैंडेड है, लेकिन इन सबके वैलेंस शेल में आप देखोगे आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल मिलेगा या दोनों मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सब ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये सेकंड क्लासिफिकेशन समझ में आया? अगर सेंट्रल एटम थर्ड और हायर पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम थर्ड और हायर पीरियड को बिलोंग करता है तो सर्टेन है उसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल या दोनों प्रेजेंट होगा। और ऐसे एटम जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करके या इनफैक्ट ऑक्टेट एक्सपैंड करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तीसरा केस लिखो, इसी में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में तीसरा केस लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड between neutral molecule having multiple covalent bond between dissimilar atom, neutral molecule having multiple covalent bond between dissimilar atom having sufficient difference in their electronegativity, having sufficient difference in their electronegativity, having sufficient difference in their electronegativity, behaves like neutral electrophile, behaves like neutral electrophile। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एल्डिहाइड है, यहां पे आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये दो डिसिमिलर एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम,
और दोनों के बीच में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और उनके बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाता है। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं कीटोन को, ठीक है, ऐसे ही अगर हम कंसीडर करते हैं एसिड हैलाइड, साइनाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा, ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है जिनके बीच में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के 3 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जिसमें मैंने बताया कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, अगर सेंट्रल एटम न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दूसरे केस में मैंने बताया कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या तो कंप्लीट है या एक्सपैंडेड है, बट उनके वैलेंस शेल में अभी भी d और f ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और तीसरा केस मैंने बताया कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहां पे डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है, डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लेना न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड, नोट में लिखो हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजेंस एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब वो कंपाउंड्स जो हैलोजेंस के बीच में ही फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हैलोजेंस के बीच में ही फॉर्म होते हैं उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन से कोई कंपाउंड बन गया, आयोडीन और ब्रोमीन का कोई कंपाउंड है, आयोडीन और क्लोरीन का कोई कंपाउंड है, ब्रोमीन और फ्लोरीन का कोई कंपाउंड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। तो हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स always acts as electrophile, always acts as electrophile। ठीक है, अब जैसे देखो कि है तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर कैसे दिखाने लगते हैं, जरा इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एल्कीन है, हमने एक एल्कीन को कंसिडर किया और इस एल्कीन की तरफ एक हैलोजन अप्रोच करता है रिएक्ट करने के लिए, एक हैलोजन एल्कीन की तरफ अप्रोच कर रहा है एल्कीन से रिएक्ट करने के लिए, तो देखो क्या होगा, यहां पे बेटा यहां पे है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने का मतलब है कि यहां पे है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है बेटा, यहां पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये हैलोजन इसकी तरफ अटैक करने आ रहा है, हैलोजन इस एल्कीन की तरफ अटैक करने आ रहा है, तो देखो होगा क्या, ये मतलब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इधर क्या है, इधर है बेटा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हैलोजन इसकी तरफ आ रहा है, तो हैलोजन पे भी आप देख रहे हो कि 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में इनिशियली रिपल्सन होगा, क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच है और हैलोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो इस वजह से इनके बीच में इनिशियली रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने का तरीका इस हैलोजन के पास है। कैसे है? ये हैलोजन क्या करता है, जो हैलोजन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड पेयर है, उस बॉन्ड पेयर को दूसरे हैलोजन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। ये जो हैलोजन हैलोजन बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर इस वाले हैलोजन की तरफ आ जाएगा, नीचे वाले हैलोजन की तरफ आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब ये हैलोजन पोलराइज हो जाता है। पहले ये क्या था, अनचार्ज था, नॉन पोलर था, लेकिन जब ये एल्कीन की तरफ आया तो जो रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा है, जो रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है दोनों के बीच में, उसकी वजह से इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये एक इंड्यूस डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसमें इसका जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो पाई बॉन्ड की तरफ ओरिएंटेड होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट है वो पाई बॉन्ड की तरफ ओरिएंटेड है, इसलिए अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा, मतलब यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा हो गया, इसका बिहेवियर हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह हैलोजन बिहेव करता है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखो, एक एल्कीन है, एल्कीन की तरफ इंटर हैलोजन कंपाउंड का अटैक होता है, मान लो ICl का अटैक होता है। अब यहां तो आप देखो नेचुरल मैनर में यहां पे पोलैरिटी होगी, क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, वैसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, बट सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इस वजह से क्या होगा, क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इससे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये ऑलरेडी एक पोलर रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर पाई बॉन्ड की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाएगा, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे यही सारी चीजें जो है वो रिएक्शन केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होती है। तो ये समझ में आ गया बेटा, हैलोजन और इंटर हैलोजन कंपाउंड क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। हाँ बोलो। जादू कैसे होगा, पहले वाले केस में एक्स एक्स बीच में क्यों होगा? तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है नमन। सर एक्स एक्स के बीच में क्यों होगी मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट? मैंने बोला ना, जो रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, जैसे ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो उनके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। ये पढ़ा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो बस वो इंड्यूस डाइपोल बन गया। ओके सर। तो ये तो बात हो गई बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की। अब आप सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, E पॉजिटिव। नोट करो इसका डिटेल। लिखो all cations in which either octet of central atom
all cations in which either octet of central atom is incomplete. All cations in which either octet of central atom is incomplete, or central atom possess vacant d or f orbital. Central atom possess vacant d or f orbital in its valence shell. Central atom possess vacant d or f orbital in its valence shell. All cations in which either octet of central atom is incomplete or central atom possess vacant d or f orbital in its valence shell belongs to this category. Belongs to this category. ठीक है, आप जरा देखो, जैसे हमने कंसिडर किया है कार्बोकेटायन को, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से अगर हमने कंसिडर किया हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन आयन, इसी तरीके से हमने कंसिडर किया हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हेलोनियम आयन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हमने कंसिडर किया है NO2 पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोनियम आयन, इसी तरीके से हमने कंसिडर किया NO पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसोनियम आयन, इसी तरीके से हमने कंसिडर किया है CHO, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कंसिडर करते हैं SO3H पॉजिटिव, सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। बट एक चीज ये समझ लेना कि सारे कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर नहीं दिखाते। सारे कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि वहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या तो इनकम्प्लीट हो या सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी और एफ ऑर्बिटल उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो। तो जैसे अगर आप यहां पे देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां पे डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहेगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कंप्लीट है। हैलोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सपैंडेड है, इनफैक्ट सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंडेड है। बट अगर आप देखें तो इसके पास ऑक्टेट एक्सपैंड करने की कैपेबिलिटी है। कैसे? इसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है, सल्फर के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है, तो इस वजह से ये फर्दर लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप इसको देखो, जैसे PCl4 पॉजिटिव है, PCl4 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, तो ये ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन
नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है कि नहीं? तो क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा अमोनियम आयन। इसी तरीके से जितने भी एल्कैली मेटल आयन है, एल्कैली मेटल आयन, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, एल्कैली मेटल आयन, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर नहीं दिखाते। तो अमोनियम आयन, एल्कैली मेटल आयन, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर नहीं दिखाते। तो ये तो बात हो गई बेटा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब आप रिएजेंट का सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक reagent, that is nucleophile, nucleophilic reagent, that is nucleophile। तो नोट करो इसका डिटेल। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस फिलाइन, फिलाइन मतलब अट्रैक्टिंग, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाले स्पीसीज हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो लिख लो, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, they are electron rich species, and therefore they attack, they are electron rich species and therefore they attack at the center of low electron density, low electron density, that is positive charge center, that is positive charge center। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इसलिए ये हमेशा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, all nucleophiles, all nucleophiles behaves as reducing agent, all nucleophiles behaves as reducing agent। थर्ड पॉइंट लिखो, all nucleophiles are Lewis basic in nature, all nucleophiles are Lewis basic in nature, all nucleophiles are Lewis basic in nature, Lewis base की तरह बिहेव करते हैं। all nucleophiles are Lewis basic in nature, लिखो, but their nucleophilic strength, but their nucleophilic strength, that is nucleophilicity, but their nucleophilic strength, that is nucleophilicity, but their nucleophilic strength, that is nucleophilicity, depends upon
their Lewis basic strength, their Lewis basic strength as well as their Lewis basic strength as well as upon the nature of solvent both, upon the nature of solvent both. जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल के केस में बोला कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ, सेम स्टेटमेंट हम यहां पे हमेशा नहीं दे सकते. नोट कर लो, मैंने लिखवाया बट देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक मिनट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर Lewis basic in nature, all nucleophiles are Lewis basic in nature, but their nucleophilic strength, but their nucleophilic strength, that is nucleophilicity, but their nucleophilic strength, that is nucleophilicity, depends upon Lewis basic strength, depends upon Lewis basic strength as well as depends upon Lewis basic strength as well as upon the nature of solvent both. तो इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगी और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कंसीडर किया जाए जो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप का मतलब पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है, अगर उसी ग्रुप को बिलोंग करने वाले न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है, तो वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होगी. कैसा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वेरी करता है. तो जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं इन polar protic solvent, in polar protic solvent like water, in polar protic solvent like water, nucleophilicity is inversely proportional to basicity. अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर वाटर जैसा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या होगा, बोल रहे हैं वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. तो अगर सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. मतलब जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो उतना कम न्यूक्लियोफिलिक होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं, मान लो इन न्यूक्लियोफाइल्स को OH नेगेटिव है, SH नेगेटिव है, SEH नेगेटिव है, TH नेगेटिव है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है. ठीक है, तो हमने ये न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया है, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, SEH नेगेटिव, TH नेगेटिव. अगर आप इनका कंजुगेट एसिड को कंसीडर करो तो इनका कंजुगेट एसिड है बेटा H2O, H2S, H2Ace एंड H2Te. ये इनके कंजुगेट एसिड्स हैं. और कंजुगेट यहां पे हाइड्रो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, ये हाइड्रो एसिड्स हैं. ऐसे एसिड को हम बोलते हैं हाइड्रो एसिड्स. तो हाइड्रो एसिड के केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ,
अगर हम हाइड्रो एसिड के केस में देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना वीक बॉन्ड होगा, और जितना वीक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के रिमूव होने के चांसेस, हाइड्रोजन के रिलीज होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर से नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, हाइड्रोजन आयन के रिलीज होने का रेट बढ़ेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। H2T सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और H2O सबसे कम एसिडिक होगा। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट जो हम डिफाइन करते हैं एसिड्स और बेसिस के लिए, अगर हम प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी को कंसीडर करें तो बोलते हैं स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कंजुगेट बेस। एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका कंजुगेट बेस उतना वीक होगा। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंसीडर करें, यानी कि बेसिसिटी को कंसीडर करें, तो ये सबसे कम एसिडिक है, तो इसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर इसका उल्टा आएगा। बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स होगा। तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर को देखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर मतलब इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर अगर आप कंसीडर करोगे तो उसका ऑर्डर जो है वो इसका रिवर्स आएगा। TH नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वाटर में, और OH नेगेटिव सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा इन वाटर। TH नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और OH नेगेटिव सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा इन वाटर। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होती है। अब अगर यहीं पे हम सॉल्वेंट अलग लें तो क्या होगा, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to basicity. Nucleophilicity is directly proportional to basicity. तो अगर हम यहीं पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एसीटोन को कंसीडर करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एसीटोन, तो ये ऑर्डर बेटा उल्टा हो जाएगा। अब OH नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल और TH नेगेटिव सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसको आप अलग अलग लिखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर अलग और न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एसीटोन अलग। इसीलिए हम ये हमेशा नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है और बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। ये मीडियम यानी कि सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। तो ये बात समझ में आ गई।
न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो वेरिएशन है वो सिर्फ बेसिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी की डिपेंडेंसी बेसिसिटी पे ऑब्जर्व होती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है वेरिएशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को गवर्न करते हैं। ठीक है, कुछ और ट्रेंड है, मतलब फैक्टर्स की बजाय अब ट्रेंड बोलना ज्यादा सही है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ट्रेंड है, अभी तो जैसे मैंने ग्रुप में बताया, इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड पीरियड में भी ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, nucleophilicity parallels, nucleophilicity parallels basicity, parallels मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके पैरेलल जाती है, जैसे जैसे वो वेरी करेगा उसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी भी वेरी करेगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी कब होगा? अगर हम पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास CH3 नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव, हमारे पास है NH2 नेगेटिव, हमारे पास है OH नेगेटिव, और है F नेगेटिव। ठीक है, ये 4 न्यूक्लियोफाइल हमने कंसीडर किया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का न्यूक्लियोफाइल। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। अब देखो, इनके कंजुगेट एसिड्स क्या है? तो अगर इनके कंजुगेट एसिड्स को कंसीडर करें तो CH3 नेगेटिव का कंजुगेट एसिड है मीथेन, NH2 नेगेटिव का कंजुगेट एसिड है अमोनिया, OH नेगेटिव का कंजुगेट एसिड है वाटर, F नेगेटिव का कंजुगेट एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड। मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये इनके कंजुगेट एसिड्स हैं। और आप देखो, ये सारे एसिड्स हाइड्रो एसिड्स हैं। अगर ये एसिड है, अब अमोनिया को एसिड बोलना तो ये तो एसिड की बेइज्जती हो गई। अब मीथेन को भी हम एसिड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दे एसिड जो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर है और दूसरे के रिलेटिव डिफाइंड होता है, इसलिए हम किसी को भी एसिड या बेस बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक, तो मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अगर ये एसिड है तो इनको हाइड्रो एसिड बोलेंगे। ये हाइड्रो एसिड्स हैं, और हाइड्रो एसिड्स में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है पीरियड में, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंट होता है। हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच है, जैसे जैसे उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच है, जैसे जैसे उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की बढ़ेगी जिससे हाइड्रोजन अटैच है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो बेटा, तो यहां पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है,
यहां पे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर होगा, इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ठीक है। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कंजुगेट बेस। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा इसका उल्टा, ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। CH3 नेगेटिव सबसे ज्यादा बेसिक और F नेगेटिव सबसे कम बेसिक होगा, और जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा बोल रहे हैं वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। बेसिसिटी पैरेलल्स न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी यही होगा जो बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। देयरफॉर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड nucleophilicity decreases. Therefore, on moving from left to right in a period, nucleophilicity decreases. इसी तरीके से एक ट्रेंड और फॉलो होता है। अब वो क्या है कि अगर एक ही लोन पेयर डोनर एटम है, जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो सब में जो है अगर कॉमन है, तो उस केस में बोलते हैं कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। तो आप इस बात को भी नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ lone pair donor atom is common, if lone pair donor atom is common among all nucleophiles, if lone pair donor atom is common among all nucleophiles, then nucleophilicity parallels basicity, then nucleophilicity parallels basicity, then nucleophilicity parallels basicity. अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया है OH नेगेटिव को, H2O, CH3, CH2, OH, CH3, COO नेगेटिव, CH3, CH2, O नेगेटिव, CH3, COOH। अगर मान लो हम इन न्यूक्लियोफाइल्स को कंसिडर करते हैं, अगर ये सब न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, अगर ये सब न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, अब यहां पे हम इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर को डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। तो अब अगर आप देखो, इनमें सबसे कम बेसिक, अगर आपको बताना हो कि इनमें से सबसे कम बेसिक कौन है, बताओ कौन होगा।
सबसे कम बेसिक इनमें किसको होना चाहिए? अरे बोलो भाई। हाँ सही है, एसिटिक एसिड, नाम में ही उसके एसिड है, तो एसिटिक एसिड सबसे कम बेसिक होगा। तो हम पहले इनका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी डिसाइड करते हैं। तो सबसे कम बेसिसिटी है एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड। उसके बाद बताओ, इसके बाद थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ये और ये हैं। अब इनमें अगर आप देखो तो वाटर का मतलब HOH और इथेनॉल का मतलब OH, और OH से क्या लगा हुआ है भाई? इथाइल ग्रुप। इसका मतलब अगर आप देखो तो OH तो दोनों में कॉमन है, OH दोनों में कॉमन है। जो कॉमन पार्ट है वो कभी डिसाइडिंग नहीं होता, डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा अनकॉमन पार्ट होता है। तो अब अनकॉमन पार्ट को देखो, यहां पे तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस एटम। मतलब ये थोड़ा बहुत तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया होगा। तो हाइड्रोजन रेफरेंस एटम होता है, मतलब न वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहता है, न वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। ठीक है, न वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है न डोनेटिंग है, इसलिए उसको रेफरेंस बोलते हैं। जबकि एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं, एल्काइल ग्रुप दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। प्लस आई दिखा रहा है, प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या होगा? ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर का डोनेशन को और आसान बनाएगा। जो लोन पेयर ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है उसका डोनेशन को ये इजी बनाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो वाटर इज लेस बेसिक देन दैट ऑफ इथेनॉल। तो वाटर इज लेस बेसिक देन दैट ऑफ इथेनॉल। तो एसिटिक एसिड के बाद फिर क्या आ जाएगा? वाटर। एसिटिक एसिड के बाद आ जाएगा वाटर। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? इथेनॉल। इथेनॉल आ जाएगा। अब देखो इसके बाद जो है ये एनायंस आएंगे, मतलब एसिटेट आयन, इथॉक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। आपको एक बात अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कंजुगेट बेस। आप देखो अगर ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर है, इसका मतलब इनकी एसिडिटी का ऑर्डर इसका उल्टा होना चाहिए। भाई अगर ये इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर तो इसका रिवर्स होना चाहिए ना। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो बाकी दोनों के कंजुगेट बेस से वीक होगा। एसिटिक एसिड का जो कंजुगेट, क्योंकि एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है तो उसका कंजुगेट बेस लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब कि अब इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आना चाहिए एसीटेट आयन, फिर आना चाहिए बेटा वाटर का कंजुगेट बेस हाइड्रोक्सिल आयन, और फिर आना चाहिए इथेनॉल का कंजुगेट बेस इथॉक्साइड आयन। ये इनके बेसिसिटी का ऑर्डर है, और जो ऑर्डर बेसिसिटी का है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों होगा। बट ध्यान देना कि इस तरीके से एनालिसिस आप तभी करोगे जब न्यूक्लियोफिलिक एटम कॉमन होगा। अगर कॉमन न्यूक्लियोफिलिक एटम सब में प्रेजेंट है तभी आप ऐसे कंपैरिजन करोगे। जब न्यूक्लियोफिलिक एटम अनकॉमन होगा तो फिर ये कंपैरिजन नहीं चलेगा कि पता चला एक में लोन पेयर डोनर जो है वो नाइट्रोजन है और दूसरे में लोन पेयर डोनर ऑक्सीजन है, तो आप ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो, गलत है। जब लोन पेयर डोनर एटम कॉमन होगा तभी हम बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम रहेगा। आ गया समझ में बेटा? ये समझ में आया? इसी तरीके से एक और जनरल स्टेटमेंट है जो हम हमेशा देते हैं कि जो स्टेटमेंट हम कंसीडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल is more nucleophilic than that of neutral nucleophile. Charged nucleophile is more nucleophilic than that of neutral nucleophile. बट ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होता, इसलिए मैं इस बात को नहीं लिखवा रहा हूं। आप जनरल सेंस में अगर चाहो तो आप इसको नोट में लिख लो। इन जनरल चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल मतलब एनायन, in general charged nucleophile are more nucleophilic than that of neutral मेरा पावर कट था इस वजह से कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो मैं एक बार स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर देता हूं। इन जनरल चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, जैसे अगर हम OH नेगेटिव को कंसीडर करें तो इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ वाटर। अगर हम CN नेगेटिव को कंसीडर करें तो इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ HCl। अगर हम इथॉक्साइड आयन को कंसीडर करें CH3CH2O नेगेटिव, इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं SH नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ H2S। लेकिन भाई बोर्ड तो मुझे क्लियर दिख रहा है। शोभित, बहुत क्लियर है। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम होती तब भी ठीक था। तो SH नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ H2S। ठीक है, बट अब देखो एक्सेप्शन कहां पे आता है। जैसे Cl नेगेटिव को कंसीडर करें और H2O को कंसीडर करें, Cl नेगेटिव और H2O, अब यहां पे वाटर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और वाटर क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर जो है वो Cl नेगेटिव से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। ऐसे एक्सेप्शन मिलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, हाँ जनरल सेंस में ट्रू है। तो जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है वो जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ये स्टेटमेंट बोला जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और पॉइंट लिखो ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में। सर, हाँ बोलो। वो जो आपने लिखवाया ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, हाँ इसमें मतलब चाहे सॉल्वेंट कोई भी हो, पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक, मतलब हाँ, दोनों। उसमें उसमें सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं। ओके सर। वो सॉल्वेंट का रोल जो आता है ना वो एक ग्रुप के न्यूक्लियोफाइल्स में आता है। अगर एक ही ग्रुप के न्यूक्लियोफाइल है तब सॉल्वेंट का रोल आता है। ठीक है सर। तो एक और पॉइंट लिखो बेटा, लिखो इफ एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, इफ एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट मतलब वो एटम जिसको लोन पेयर डोनेट करना है उसके बगल वाला एटम। इफ एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफिलिक साइट possess lone pair of electron, if adjacent to nucleophilic site possess lone pair of electron, then it increases nucleophilicity, then it increases nucleophilicity। जैसे देखो अगर वाटर है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अब यहां पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के बगल में एक ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, वाटर में ऐसा नहीं है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ वाटर। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ वाटर। तो जिस एटम के पास लोन पेयर है, बगल वाले एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो रिपल्सन क्रिएट करेगा दूसरे के लोन पेयर के लिए, तो दूसरे का लोन पेयर आसानी से डोनेट होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं अमोनिया को, अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन, तो यहां पे हाइड्रोजन अमोनिया से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ऐसे ही अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर मान लो हमने कंसीडर किया HO नेगेटिव, HO नेगेटिव और हमने कंसीडर किया HOO नेगेटिव, HOO नेगेटिव, तो HOO नेगेटिव HO नेगेटिव से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा।
ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। एक और फैक्टर लिखो ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में, लिखो प्रेजेंस ऑफ इंटेंस स्टेरिक बल्क, प्रेजेंस ऑफ इंटेंस स्टेरिक बल्क, प्रेजेंस ऑफ इंटेंस स्टेरिक बल्क। जब स्टेरिक बल्क की बात आए मतलब क्राउडिंग, प्रेजेंस ऑफ इंटेंस स्टेरिक बल्क डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, प्रेजेंस ऑफ इंटेंस स्टेरिक बल्क डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो बेटा, यहां पे एक बात आती है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है और दूसरी क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी की, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो दो क्वांटिटीज है, इनमें से एक क्वांटिटी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होती है और दूसरी क्वांटिटी काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, ये दो प्रॉपर्टी, दो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी इनमें से थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे कंट्रोल होती है और दूसरी प्रॉपर्टी इनमें से काइनेटिक्स के बेसिस पे कंट्रोल होती है। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है और दूसरी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है और कौन काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो बोलते हैं कि जो बेसिसिटी है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी होती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब आपको मैं लिखवा रहा हूं, आप इसको नोट में लिखो अमंग बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, अमंग बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, among basicity and nucleophilicity, basicity is thermodynamically controlled property. Basicity is thermodynamically controlled property, whereas nucleophilicity is kinetically controlled property, kinetically controlled property. अब जरा इसको फर्दर इलैबोरेट करते हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मतलब ये है, प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर जाए तो हर बेस का कंजुगेट एसिड होता है। मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि हर बेस किसी एसिड से बना है। कैसे बना है? एक एसिड है, उसने H पॉजिटिव दिया तो बेस बन गया। जब एसिड H पॉजिटिव लूज करता है तो बेस का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, एसिड H पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बॉन्ड को ब्रेक करके H पॉजिटिव दे रहा है। एसिड एक बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो रहा है या वो बॉन्ड डिफिकल्टी के साथ ब्रेक हो रहा है। अगर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, अगर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गया, तब जो बेस बनेगा वो वीक बेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर एसिड आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। Stronger the acid, weaker will be its conjugate base. ठीक है, तो अगर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है और फिर H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है और तब बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो बेस क्या होगा? वीक बेस होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया भाई? बोल रहे हैं कि बॉन्ड जो ब्रेक हुआ हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने में, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब कम हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, एसिड वीक हो गया, तो कंजुगेट बेस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करने में वीक बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो वीक बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो वीक बेस बनेगा, और अगर हाइड्रोजन आयन को ब्रेक करने में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए बोलते हैं कि जो बेसिसिटी है वो हमेशा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है। ये पॉइंट समझ में आया बेटा सबको? बेसिसिटी क्यों थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि हर बेस एक कंजुगेट एसिड से फॉर्म हुआ है और वो कंजुगेट एसिड हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने में एसिड जो है वो वीक बॉन्ड को ब्रेक करता है तो वीक बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो आप इस बात को भी लिख लो, लिखो। Here we assume that all bases are produced by the release of hydrogen ion from acid molecule, from acid molecule लिखो, if during the release of hydrogen ion, breaking of weak bond, if during the release of hydrogen ion breaking of weak bond takes place, then weak base is produced. Whereas if breaking of strong bond takes place, then strong base is produced. अब देखो, अब इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर HF है, H2O है और NH3 है, HF, H2O, NH3 सबसे इजिली ये बॉन्ड ब्रेक करता है। HF सबसे इजिली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है इन सोल्यूशन। ये वाला बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होता है, इसका मतलब सबसे आसानी से ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो सबसे वीक बेस होगा। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है डिफिकल्टी के साथ ब्रेक होगा इसके कंपेयर में। इसका मतलब है कि यहां पे जो कंजुगेट बेस बनना है वो क्या होगा? इसके कंपेयर में स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये बॉन्ड का ब्रेकिंग डिफिकल्ट है रिलेटिवली, और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग मोस्ट डिफिकल्ट है। ये NH3 में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग मोस्ट डिफिकल्ट है, इसलिए जो NH2 नेगेटिव होगा वो क्या होगा? वो मोस्ट बेसिक होगा। तो जितना डिफिकल्टी के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं बेसिसिटी को। तो बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। अब जरा दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में मैंने क्या बताया? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज कैनेटिकली कंट्रोल्ड। कैनेटिक्स का मतलब बेटा रेट से होता है, मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी से होता है कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। कैनेटिक्स का मतलब क्या है? रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्टेंट का फ्लो का मतलब ऐसा थोड़ी है कि रिएक्टेंट जो है वो
एक ट्यूब से फ्लो करके जा रहा है। फ्लो का मतलब यह है कि रिएक्टेंट कितना तेजी से कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट कितना तेजी से फॉर्म हो रहा है, ये रेट है। तो कैनेटिक्स रिएक्शन के रेट से कनेक्टेड होता है। अब जब रिएक्शन के रेट की बात आती है, मतलब रिएक्टिविटी की बात आती है, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जैसे कोई रिएजेंट है, वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है, तो क्या सबस्ट्रेट रिएजेंट के अटैक को इजी बनाने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? भाई रिएजेंट अटैक तो करना चाहता है, रिएजेंट के अंदर अटैक करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बट सबस्ट्रेट फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं देता। या हो सकता है कि रिएजेंट के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जो उसका अटैक को डिफिकल्ट बना रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब कैनेटिक्स की बात आती है, तो उसमें फिर हम कंसीडर करने लगते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस को। स्टेरिक हिंड्रेंस, तो अब यहां पे देखो अभी क्या बात हुई, प्रेजेंस ऑफ इंटेंस स्टेरिक बल्क डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। प्रेजेंस ऑफ इंटेंस स्टेरिक बल्क डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की है, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसका साइज क्या है, बल्की है, बहुत बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो अब जरा देखो, मैं कंसीडर कर रहा हूं CH3 C CH3 CH3 O नेगेटिव, CH3 C CH3 CH3 O नेगेटिव, ये है बेटा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। क्या है ये? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है। और हमने कंसीडर किया इसके साथ CH3 CH2 O नेगेटिव, और हमने कंसीडर किया OH नेगेटिव को। अब अगर हम इनके बेसिसिटी की बात करें, इनके बेसिक कैरेक्टर की बात करें, तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये होगा, ये इनके बेसिसिटी का ऑर्डर है। इनके बेसिसिटी का ऑर्डर ये होगा। अब आप बोलोगे ये ऑर्डर क्यों होगा, जरा इस बात को भी समझ लेना। बेसिसिटी का ऑर्डर मैंने ये लिखवाया हुआ है, इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा और OH नेगेटिव का बेसिसिटी सबसे कम। अब कैसे लिखवाया हो जरा देखना बेटा। यहां पे एक एग्जांपल को समझ लो, बाकी भी समझ में आ जाएंगे। जैसे ये है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये OH बॉन्ड को ब्रेक करके टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन को फॉर्म करना चाहता है। अब देखो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा या डिफिकल्टी के साथ ब्रेक होगा। मैंने अभी बताया कि हर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, हर एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। मतलब ये ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उससे हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच है वो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड उतना डिफिकल्टी के साथ ब्रेक होगा। यही बात इधर भी ऑब्जर्व हो रही थी। यहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहां हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, HF बॉन्ड। और नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबसे डिफिकल्टी के साथ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, NH बॉन्ड। उसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन, इन तीनों के जो कंजुगेट एसिड्स हैं अगर उनमें देखें, तो ये वाला ऑक्सीजन जो होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे डिफिकल्टी के साथ ब्रेक होगा, और अगर बॉन्ड डिफिकल्टी के साथ ब्रेक होता है तो बेस जो बनता है वो स्ट्रांग होता है। अभी मैंने यही बात बताई, तो इसका मतलब है कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा बेसिक और हाइड्रोक्सिल आयन सबसे कम बेसिक। बोलो ये बात समझ में आई? ये इनके बेसिसिटी का ऑर्डर समझ में आया बेटा?
मैं आज ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के बस की बात दिख नहीं रही है इसको समझना, इसलिए जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ या पता नहीं अब नेटवर्क प्रॉब्लम थी या कौन सी प्रॉब्लम थी, अब वो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो एक बार गया वो वापस नहीं आ रहा है। और मैं ऐसे सिचुएशन में कोई भी वीडियो लेक्चर शेयर नहीं करने वाला हूं। मैंने कल ही बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब मेरी बात को सुनने के बाद अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो मैं कोई सपोर्ट नहीं करने वाला हूं। अभी मैं कल की क्लास डिस्कस कर रहा था, लास्ट तक मैंने देखा कि लगभग 39-38 पार्टिसिपेंट, 3-4 लोगों को कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 39 पार्टिसिपेंट जो है लास्ट तक इन्वॉल्व थे। आज जो है मैं देख रहा हूं 31-32। तो जब यहां प्रेशर पड़ता है तो भाग खड़े होते हैं। तो बेसिसिटी को अगर हम कंसीडर करें तो बेसिसिटी की क्या सिचुएशन है? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन मोस्ट बेसिक और हाइड्रोक्सिल आयन लीस्ट बेसिक होगा। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की। मैंने क्या बताया? जितना ज्यादा स्टेरिक बल्क होगा, जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, स्टेरिक बल्क जितना ज्यादा होगा, क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर को देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा बेटा, सर इसका उल्टा। सर हाँ बोलो चिराग। जैसे आपने पीछे लिखवाया था न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, हाँ उससे भी कर सकते हैं ये? नहीं, ये बेसिकली वो फैक्टर तो है, मतलब जब उस फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं आप उसके बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे स्पेशली बताना चाहता हूं कि वो ऑर्डर क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। ओके सर। तो उसकी वजह क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक्स पे डिपेंड करती है, जबकि बेसिसिटी थर्मोडायनामिक्स पे डिपेंड करती है। मतलब ये चीज अगर आप समझ लोगे ना तो आपकी जो एनालिसिस होगी वो मैच्योर्ड हो जाएगी। ओके सर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? अभी जो मैं बात ये बता रहा हूं ना, ये बात जब आप रिएक्शन के एनालिसिस करना शुरू करोगे, फर्स्ट चैप्टर जो +2 एनसीईआरटी का है वो है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, ये पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर में ही डिस्कस होने लगता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का वहां पे कंपैरिजन गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एलिमिनेशन करके एक पूरा पैराग्राफ गिवन है। अब उस डिस्कशन में एक बात आती है कि कौन न्यूक्लियोफाइल, मतलब कौन सा स्पीसीज अगर प्रेजेंट होगा तो सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होगा और कौन सा स्पीसीज अगर प्रेजेंट होगा तो एलिमिनेशन फेवरेबल होगा, ऐसा डिस्कशन आता है। तो एलिमिनेशन जब कराना होता है तो एलिमिनेशन में नॉर्मली हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, जैसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, तो वहां हैलोजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब हाइड्रोजन रिमूव करना है तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमेशा बेस की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन में चाहिए होता है बेस, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में चाहिए होता है न्यूक्लियोफाइल। एलिमिनेशन में क्या चाहिए होता है? बेस की रिक्वायरमेंट होती है। सब्स्टिट्यूशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आई या नहीं?
एलिमिनेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? बेस की। और सब्स्टिट्यूशन में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? न्यूक्लियोफाइल की। अब बताओ कि अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं, सबसे ज्यादा चांसेस एलिमिनेशन के किसकी वजह से होंगे? किसकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में? एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इन तीनों में किसकी वजह से होगी? तो ऑब्वियसली फर्स्ट की वजह से होगी। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन हमेशा फेवर करेगा एलिमिनेशन को, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन मोस्टली फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन को। तो ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, जबकि ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा। तो यहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब वो पार्ट जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है, आप वहीं पे सरेंडर कर रहे हो। फिर क्या सीखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये मैसेज दे देना, जो लोग जो है अभी ग्रुप से जो है वो मतलब जो है अभी यहाँ पे क्लास से जो है जो रिमूव हुए हैं, अपने आप को रिमूव किया है, उनको क्लियरली मैसेज देना, मैं आज का लेक्चर को शेयर नहीं करने वाला हूं। ठीक है? और फिर देखता हूं कि कैसे कवर करते हो। सर, फर्स्ट कंपाउंड का नेम दोबारा बता दो। हाँ, फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम क्या है वो दोबारा बता दो। तेरी आवाज स्लो है, तेजी से बोल। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम दोबारा बता दो, क्या बताया था? ये है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, क्योंकि जो एल्कोहल, जिस एल्कोहल से बना है ना, उसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है? तो ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये इथॉक्साइड आयन है, और इसको तो आप जानते ही हो, हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये तो तुम्हारा हमारा व्यवहार है, अब उस पर डिपेंड करेगा कि मैं आपकी मदद करता हूं कि नहीं करता हूं। तो ये हो गया डिस्कशन बेटा रिएजेंट का। ठीक है? मैंने रिएजेंट के बारे में बताया, तो मैंने सब्सट्रेट के बारे में डिस्कस किया है और रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया। रिएजेंट का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, वो आप देख भी सकते हो, और काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएजेंट पे बेस्ड। ठीक है? तो अब इसके बाद जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे कल की क्लास में। कितने बजे स्किप हुआ था चौधरी साहब? अच्छा, लास्ट में हुआ था। चलो देखते हैं।